हेलो दोस्तों। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया कि विजुअल स्टूडियो का यूज़ करते हुए कैसे हम एक डेमो प्रोजेक्ट या एक नया प्रोजेक्ट को हम क्रिएट कर सकते हैं। तो आज मैं उसके आगे बताने वाला हूँ उसके फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में। तो लास्ट वीडियो में मैंने बनाया था डेमो प्रोजेक्ट, सेम वही डेमो प्रोजेक्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। सबसे टॉप में ये जो है ये सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन का नाम डेमो प्रोजेक्ट है। देन ये जो है डेमो प्रोजेक्ट, ये हमारा एक्चुअल प्रोजेक्ट है और इस एक्चुअल प्रोजेक्ट के अंदर में बहुत सारी फाइल्स है और बहुत सारा ये फोल्डर्स है। तो मैं इन्हीं सब के बारे में आज मैं बताने वाला हूँ वन बाय वन। तो जैसा आप देख सकते हैं सबसे टॉप में है ये हमारा कनेक्टेड सर्विस है। ये कनेक्टेड सर्विस क्या है, ये आप समझ सकते हैं एक तरह से सर्विस ही है जो हमारा प्रोजेक्ट को क्या करता है, एक्सटर्नल सर्विस से कनेक्ट करने में ये मदद करता है। और ये इसलिए भी फैसिलिटी रहता है ताकि यूजर्स को मैनुअली ज़्यादा कुछ कॉन्फ़िगर ना करना पड़े। तो ये फ़ायदा है एक यूज़र को बाय यूजिंग डॉटनेट फ्रेमवर्क। अगर आप डॉटनेट फ्रेमवर्क में कोई भी नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो ये आपका कनेक्टेड सर्विस जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट आपके प्रोजेक्ट में इंक्लूड मिलता है। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे डिपेंडेंसीज। डिपेंडेंसीज क्या है? डिपेंडेंसीज जैसे कि नाम से ही सजेस्ट होता है कि वो किसी और पे डिपेंड करना। कहने का मतलब है कि ये जो हमारा प्रोजेक्ट है वो किसी दूसरे पे डिपेंड करेगा। अब क्वेश्चन उठता है कि डिपेंड किस पे करेगा, तो डिपेंड ये हमारा करेगा सेट ऑफ लाइब्रेरीज, सेट ऑफ पैकेजेस, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम पड़ा है डिपेंडेंसीज। मतलब ये जो प्रोजेक्ट है वो डिपेंड करता है किसमें, सेट ऑफ लाइब्रेरीज में और सेट ऑफ पैकेजेस में। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मैंने इसको एक्सपेंड किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एनालाइज़र है, ठीक है। इसके अंदर आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें जितना भी आपको यहाँ पे दिख रहा है ये आप समझ सकते हैं क्या है, एक पैकेजेस है, ठीक है। सेट ऑफ पैकेजेस आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट यहाँ पे फ्रेमवर्क जो है इसके अंदर आप देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे दो चीज़ें देखने को मिल रहा है, microsoft.sp.netcore.app और ये आपका क्या है, microsoft.netcore.app। तो ये दो चीज़ें है, ये आपका क्या है, ये आपका फ्रेमवर्क है, ठीक है। तो डिपेंडेंसीज कहने का मतलब है कि कोई भी चीज़ दूसरे पे डिपेंड करना। अगर टेक्निकल यहाँ पे बात किया जाए तो ये जो प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ है डेमो प्रोजेक्ट, उसका डिपेंडेंसीज कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा डिपेंडेंसीज फोल्डर के अंदर। किस पे? सेट ऑफ लाइब्रेरीज और सेट ऑफ फ्रेमवर्क्स पे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये फ्रेमवर्क्स है, ठीक है, microsoft.sp.netcore.app और microsoft.netcore.app। तो ये रहा डिपेंडेंसीज। देन हम आते हैं प्रॉपर्टीज़ में। जैसे इसको हम एक्सपेंड करते हैं तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लॉन्च सेटिंग डॉट जेसन है। तो ये एक तरह से बेसिकली एक फाइल है, ठीक है, जो कि जैसे हम इसको रन करते हैं तो रन करने में ये हमारा मदद करता है। ये फाइल जो है वो डेमो प्रोजेक्ट को रन करने में मदद करता है, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट हम आते हैं www रूट। ये क्या है, एक तरह का फोल्डर आप इसको मान सकते हैं, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है कि जैसे आप कोई भी नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं डॉटनेट कोर में तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑटोमेटिक क्रिएट होता है www रूट करके। अगर आपके प्रोजेक्ट में ये अगर ना दिखे तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, सिंपली आप इस डेमो प्रोजेक्ट में राइट क्लिक करके एक फोल्डर ऐड कीजिए और उस फोल्डर का नाम आप रखिए www रूट करके। तो ये ऑटोमेटिक वो कन्वर्ट हो जाएगा फोल्डर में विथ ये जो यूनिवर्सल टाइप का जो लोगो है वो ऑटोमेटिक इस टाइप में आपका फोल्डर दिख जाएगा। तो ये फोल्डर जो है www रूट, इसके अंदर बहुत सारे आप देख सकते हैं सब फोल्डर है। जैसे CSS फोल्डर है, ये JS फोल्डर है, ये आपका लाइब्रेरीज है, तो ठीक है। तो CSS फाइल के अंदर आपका CSS फाइल रहेगा, जैसे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे site.css फाइल है। उसी तरह JS फोल्डर के अंदर आपका JS फाइल रहेगा, आप देख सकते हैं ये चीज़ें यहाँ पे। देन नेक्स्ट हमारा लाइब्रेरी एक फोल्डर है, उसके अंदर आप देख सकते हैं बहुत सारे बूटस्ट्रैप है। बूटस्ट्रैप के अंदर आपका बहुत सारा बूटस्ट्रैप की फाइलें होगी, JS फाइल है, CSS फाइल है, ठीक है। देन आप नेक्स्ट आपका jQuery, तो jQuery का यहाँ पे फाइल होगा, ठीक है। तो सारा चीज़ ये किसके अंदर है, ये आपका www रूट के अंदर है। तो बाय डिफ़ॉल्ट इन केस फ्यूचर में कुछ भी अगर इमेज रखने का हो या कुछ CSS फाइल लिखने का हो तो सिंपली आपको अगर ये CSS में कुछ लिखना हो तो आपको इस फाइल में लिखना पड़ेगा। अगर कुछ इमेजेस वगैरह हमको रखना है तो सिंपली हमको इस www रूट फोल्डर के अंदर पे रखना पड़ेगा इमेजेस को।
द नेक्स्ट यहाँ पे क्या कंट्रोलर का फोल्डर है। कंट्रोलर क्या है कि यहाँ से हम कंट्रोलर एक नया कंट्रोलर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि होम कंट्रोलर करके है। अब यहाँ पे जैसे कंट्रोलर बनाने का जो प्रोसेस है वो कैसे होगा, तो कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली कंट्रोलर में राइट क्लिक करना है। उसके बाद से क्या करना है, ऐड में जाना है, आपको सिंपली कंट्रोलर पे सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे आपको, अगर आप एपीआई बना रहे हैं तो आपको इस वाले पे क्लिक करना है, एपीआई पे। चूँकि मैं अभी एपीआई नहीं बना रहा हूँ तो सिंपली हमको क्लिक करना है ये कंट्रोलर में, आपको सिलेक्ट करना है एम्प्टी कंट्रोलर। उसके बाद यहाँ से आपको ऐड करना है। देन जैसे ही यहाँ पे ऐड क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये होम कंट्रोलर 1। तो सिंपली 1 को आप यहाँ से रिमूव कीजिए और आप जो भी कंट्रोलर बनाना चाहते हैं उस कंट्रोलर का नाम आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। सपोज़ मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेमो, हम बनाना चाहते हैं डेमो कंट्रोलर, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। सिंपली यहाँ से मैं ऐड करूँगा इसको। आप देखेंगे यहाँ पे, आप देख सकते हैं ये होम कंट्रोलर मेरा यहाँ बन गया। तो आप इस तरह से कंट्रोलर फोल्डर के अंदर एक नया कंट्रोलर आप बना सकते हैं। देन नेक्स्ट हमारा एक मॉडल है। मॉडल क्या है, मॉडल के अंदर भी एक सिंपली एक क्लास होता है। सिंपली मॉडल्स के अंदर हम क्लास यहाँ पे ऐड करते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि मॉडल्स में सिंपली क्लास जो है कैसे हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये रहा मेरा class.cs फाइल। सपोज़ मैं डेमो करके एक क्लास में बनाना चाहता हूँ, तो सिंपली मैं यहाँ पे टाइप करूँगा डेमो और इसको मैं यहाँ से ऐड कर दूँगा। तो ऑटोमेटिक मॉडल फोल्डर के अंदर मुझे देखने को मिलेगा ये demo.cs फाइल, जो कि एक सिंपली क्लास है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट व्यू का फोल्डर है। व्यू का फोल्डर क्या है, आप देख सकते हैं व्यू के अंदर एक होम है, देन एक शेड है। जैसे होम यहाँ पे जैसे एक्सपेंड करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये index.cs HTML है। अब सवाल उठता है कि ये index.cs HTML जो है वो कहाँ से आया। ये एक्चुअल में क्या है, व्यूज़ है। और व्यूज़ किसका बनता है, कंट्रोलर का। अगर मैं इसको होम कंट्रोलर को एक्सपेंड करूँ, मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो मेथड है पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट इंडेक्स और यहाँ पे रिटर्न व्यू है। तो ये इसी का व्यू है। ये जो व्यूज़ फोल्डर के अंदर होम के अंदर ये इंडेक्स फाइल जो है वो इस मेथड का, ये जो मेथड है कंट्रोलर मेथड, होम कंट्रोलर दिस वन, ये जो मेथड है ये एक्शन रिजल्ट इंडेक्स मेथड जो है इसी का व्यू यहाँ पे है। अब देख सकते हैं व्यू के अंदर होम है। होम क्या है, ये होम कंट्रोलर मैंने बनाया था और होम कंट्रोलर के अंदर में ये जो मेरा मेथड है तो इसी का नाम से मेरा व्यूज़ बनेगा, कहाँ, होम फोल्डर के अंदर। तो ये जो index.html फाइल जो है वो इन होम कंट्रोलर के अंदर जो इंडेक्स मेथड है इसका व्यूज़ है यहाँ पे, ठीक है। सेम उसी तरह यहाँ privacy.html प्राइवेसी मेथड का व्यू होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मेथड है होम कंट्रोलर के अंदर में, प्राइवेसी करके एक मेथड है और इसी का व्यू आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है privacy.cs HTML, ठीक है। देन नेक्स्ट आते हैं शेड। शेड को जैसे हम एक्सपेंड करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है layout.cs HTML, देन वैलिडेशन स्क्रिप्ट partial.cs HTML और error.cs HTML। ये बेसिकली लेआउट क्या होता है, पूरा प्रोजेक्ट का लेआउट, ठीक है। जो मैंने यहाँ पे बनाया है डेमो प्रोजेक्ट उसका सारा लेआउट हमको यहाँ पे मिलेगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये क्रिएट होता है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से है, इस तरह से है। अच्छा, इसके अंदर ये चीज़ जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, @render body। ये क्या करता है, हेडर और फुटर और ये मेन कंटेंट इसको सेपरेट करता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से इसको हटा दूँ और एप्लीकेशन रन करूं तो ये मेरा रन नहीं होगा, ठीक है। एक बार इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है। इसको मैं सेव करता हूं और एक बार मैं यहाँ से इसको मैं रन करता हूं। रन करने के बाद देखिएगा या तो हेडर और फुटर आपको दो ही चीज़ देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अंदर का जो मेन बॉडी जो रहेगा, कंटेंट जो भी रहेगा वो डिस्प्ले में नहीं दिखेगा आपको। तो थोड़ा सा वेट करते हैं और देखते हैं कि कैसा ये रिजल्ट हमको देता है। लेट अस वेट सम टाइम। कोड कंपाइल हो रहा है, बस थोड़ा सा वेट करते हैं हम लोग। आप देख सकते हैं लेआउट इस तरह से है, ठीक है।
सबसे लास्ट में आप देख सकते हैं ये हमारा फुटर का सेक्शन है। उसके बाद से ये स्क्रिप्ट की फाइलें हैं। देन सबसे टॉप में ये आपका नेम बार है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे इसको मैंने रन किया तो यहाँ पे इसका व्यूज़ आना चाहिए। देखिए यहाँ पे एरर आया ना, अनहैंडल्ड एक्सेप्शन अकर्ड व्हाइल प्रोसेसिंग द रिक्वेस्ट। मतलब क्या हुआ यहाँ पे, इसके बीच में हेडर और फुटर के बीच में रेंडर बॉडी जो था उसको मैंने यहाँ से रिमूव किया। तो जैसे ही मैंने रिमूव किया तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन थ्रो किया। यहाँ पे देख सकते हैं इनवैलिड ऑपरेशन एक्सेप्शन, रेंडर बॉडी हैज़ नॉट बीन कॉल्ड फॉर द पेज views/thread/layout.cshtml। तो वही चीज़ मैं आपको बताने वाला था कि अगर मैं लेआउट से द रेंडर बॉडी को मैं हटा देता हूँ तो ये एक्सेप्शन थ्रो करेगा, ठीक है। तो इसको मैं रेंडर बॉडी एज इट इज़ मैं छोड़ देता हूँ, इसको मैं सेव करता हूँ। और अब मैं अगर रन करूँ यहाँ से तो अब देखिएगा इसका रिजल्ट कैसे आता है। बाय डिफ़ॉल्ट ये रन हो जाना चाहिए। लेट अस वेट फॉर सम टाइम, कोड इज कंपाइलिंग। ये हमारा रन हो रहा है लोकल होस्ट 7052 पोर्ट पे। आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे एज इट इज़ इसको मैं यहाँ पे पुट किया @रेंडर बॉडी ये चीज़, तो ये मेरा एप्लीकेशन रन हो गया। और ये आप देख सकते हैं इसका डिफ़ॉल्ट पेज रन हो गया। आप देख सकते हैं डेमो प्रोजेक्ट होम प्राइवेसी, ये मेरा आप देख सकते हैं टॉप, इसको हेडर बोल सकते हैं, ठीक है, इसको हेडर बोल सकते हैं। ये आपका फुटर है और ये आपका मेन बॉडी है, ठीक है। तो चलिए अब फोल्डर की तरफ अब हम चलते हैं। तो ये था शेड। उसके बाद आप देख सकते हैं ये appsetting.json फाइल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, बहुत सारी चीज़ें हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं, लाइक JWT, ठीक है, जेसन वेब टोकन हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, या तो फिर कनेक्शन स्ट्रिंग अगर हमको बनाना हो तो हम इसी फाइल में हम बनाएंगे। तो जितने भी कॉन्फ़िगरेशन प्रोसेस से रिलेटेड चीज़ें जो होती हैं वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें करते हैं, appsetting.json फाइल में करते हैं। उसके बाद program.cs फाइल आता है जो सबसे लास्ट मेरा फाइल है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है। अगर आप समझिए तो program.cs फाइल जो है वो प्रोजेक्ट का मेन माइंड है, मेन मस्तिष्क है, ये चीज़ हम बोल सकते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट ये कॉन्फ़िगर किया हुआ है। सबसे लास्ट में आप देख सकते हैं यहाँ मैप कंट्रोलर रोट एक मेथड है, उसमें नेम दिया हुआ डिफ़ॉल्ट और पैटर्न है कंट्रोलर होम एक्शन इंडेक्स एंड आईडी, ये नलेबल किया हुआ है। मतलब कि जब भी ये हमारा डेमो प्रोजेक्ट रन होगा तो सबसे पहले होम नाम का जो कंट्रोलर होगा वो कॉल होगा। उसके बाद से इसके अंदर जो भी मेथड बना हुआ रहेगा उस मेथड को सबसे पहले ये क्या करेगा, उस एक्शन को ये कॉल करेगा। अगर आईडी होगा तो आईडी वहाँ पे शो होगा, अदरवाइज ये हमारा कॉल होगा होम और इंडेक्स। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये चीज़ कंट्रोलर हमारा होम है और ये हमारा इंडेक्स है। तो जब भी रन होगा तो सबसे पहले होम कंट्रोलर रन होगा, उसके बाद होम कंट्रोलर के अंदर जो भी मेथड होगा उस मेथड का व्यू जो होगा वो रन होगा। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं सेट किया हुआ है कंट्रोलर बाय डिफ़ॉल्ट होम है और एक्शन क्या है, ये हमारा इंडेक्स है। ये ऐप.रन क्या करता है, ये एप्लीकेशन को रन करता है दोस्तों। और इसके अलावा भी आप इधर आप देख सकते हैं बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे ऐप.यूज HTTPS रिडायरेक्शन। ये मेथड क्या करता है कि जैसे एक पेज से दूसरे पेज में अगर हमको यूज़र को रिडायरेक्ट करना हो तो उसके लिए ये हमको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है program.cs फाइल में, ये वाली। उसके बाद से आप देख सकते हैं ऐप.यूज स्टैटिक फाइल्स, ये भी एक तरह की मेथड है दोस्तों, ठीक है। ये इसलिए हम यूज़ करते हैं कि सपोज़ हम यूज़र से इनपुट ले रहे हैं या तो यूज़र को ऐसा फंक्शन दे रहे हैं कि वो सेलेक्ट करे और इमेजेस को चूज़ करे, तो उसके लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे यूज़ स्टैटिक फाइल्स ये मेथड, इसको हम कॉन्फ़िगर करते हैं program.cs फाइल में। इसको यूज़ करने का फ़ायदा क्या है कि यूज़र को आसानी से दिख जाएगा, जो भी वो पिक सेलेक्ट करेगा, ठीक है, तो वो वेबसाइट में उसको आसानी से दिख जाएगा। तो ये मेथड जो इमेजेस से रिलेटेड है, ठीक है। देन हमारा आता है राउटिंग। यूज़ राउटिंग मतलब कि जैसे यहाँ पे मैंने बताया कंट्रोलर ये होम है और एक्शन इंडेक्स मेथड है, ठीक है।
तो यूज़ राउटिंग का मतलब होता है कि एक मेथड से दूसरे मेथड में जाने के लिए जैसे राउट का इस्तेमाल होता है, ठीक है। फॉर डिफ़ॉल्ट आप देख सकते हैं जैसे कंट्रोलर का नाम होम है और एक्शन का नाम इंडेक्स है, तो इसका जो रूट जो बनेगा का डिफ़ॉल्ट रूट जो बनेगा वो /home/index इस तरह का बनेगा। उसके बाद ये ऑथोराइजेशन जो है वो ऑथोराइजेशन से रिलेटेड ये सेटिंग्स के लिए ये कॉन्फ़िगर किया गया है। उसके अलावा भी आता है app.use ऑथेंटिकेशन फॉर ऑथेंटिकेशन पर्पज़ के लिए आता है। तो इस तरह से हम बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपने हिसाब से। और इधर आप देख सकते हैं ये बिल्डर मेथड है, ठीक है। तो इसके बाद कुछ भी अगर हम सर्विस बनाते हैं अपने एप्लीकेशन में तो सभी सर्विसेज को हमको रजिस्टर करना पड़ता है यहाँ पे program.cs फाइल में, ठीक है। तो इसके बाद ये बिल्डर जो है ये बिल्डर बिल्ड के पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं, जितने भी सर्विसेज हम यूज़ करते हैं इसमें एप्लीकेशन में तो उनका रजिस्ट्रेशन हम यहाँ पे करते हैं, उसको सिंपली यहाँ पे रजिस्टर करते हैं। तो ये था फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में बहुत कम टाइम में, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।